कैरियर प्लानिट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये बायोलॉजी पर हम लोग का लेक्चर 5 है। हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण और पोषण में पढ़ चुके थे। पौधा में पोषण, जंतु में पोषण और ये है मनुष्य में पोषण। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मनुष्य में किस प्रकार से पोषण होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जितने भी उच्च कोशिकीय जीव हैं, सभी में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिसे हम लोग पाचन तंत्र के नाम से जाने जाते हैं और विभिन्न प्रकार के पाचन तंत्रों से मिलकर बने होते हैं। मुख से गुहा तक हम अलग अलग भोजन करते हैं, जो एक ही नली से हमारे पेट तक पहुंच पाती है। लार भोजन को गीला करती है तथा मार्ग को आसान बना देती है, जिससे भोजन आसानी से नीचे धीरे धीरे पहुंचता है। जब हम अपनी पसंद का खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह लार ग्रंथि के कारण होता है। लार ग्रंथि से लार निकलता है, जिसमें टैलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को सरल शर्करा में बदलता है। स्टार्च एक जटिल शर्करा है, जिसको टैलिन नाम का एंजाइम सरल शर्करा में बदलता है। आहार नाल में पाचक ग्रंथि पाया जाता है, जिससे पाचक रस निकलते हैं, जिससे भोजन का पाचन आसान हो जाता है और आसानी से भोजन पच पाता है। हमारे लार में 99% जल पाया जाता है और 1% एंजाइम पाया जाता है, और उस एंजाइम का नाम है टैलिन। 1% एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है टैलिन। और हमारे लार का pH मान 6.8 होता है। यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब हम बात करते हैं मानव के पाचन तंत्र के बारे में। तो हम जो भोजन निगलते हैं वो सबसे पहले मुख में जाता है। मुख के बाद ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद मलाशय, और लास्ट में गुदा द्वार के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो अब हम एक एक करके इस प्रत्येक अंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुख या मुख गुहा क्या होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं मुख गुहा का। तो जैसे कि हमारे एनसीईआरटी के किताब में बताया गया है, मुख गुहा हमारा पहला है। मुख गुहा ऊपरी और निचले जबड़े से घिरा हुआ होता है, और यह आहार नल का प्रथम भाग है, सबसे बाहरी भाग है, जिसमें जीभ और दांत होते हैं। अभी हम लोग कुछ पिक के माध्यम से भी देखने वाले हैं। जीभ भोजन को गति प्रदान करता है तथा स्वाद पहचानने का काम करता है। जीभ का अगला भाग मीठा का ज्ञान कराता है, मतलब मीठा स्वाद को पहचानता है। पिछला भाग कड़वा, और पार्श्व का जो भाग होता है वो खट्टा भाग को पहचानने में काम करता है। तो हम लोग को एक एक बात को ध्यान से देखना है और नोट्स निश्चित रूप से बना लेना है। अब बात आती है दांत का। तो दांत के ऊपर दंत अस्थि होता है। इसमें एक एनाविल नाम का तत्व होता है, जो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे दांत हम लोग के पास कुल 32 दांत होते हैं। मानव शरीर का सर्वाधिक कठोर पदार्थ एनामिल है। हम सब के बारे में बात करने वाले हैं कि एनामिल क्या है, कौन क्या है। तो ये मुख गुहा का जानकारी था कि मुख गुहा एक बंद डब्बे का आकार का होता है, जिसमें दांत और जीभ होते हैं, और हमने इनके बारे में बात भी देखा। ये हम लोग के दांत का स्ट्रक्चर है। ये ऊपर वाला भाग एनामिल बता रहा है, इसको हम अलग से भी देखने वाले हैं। और ये जो भाग है इसको डेंटिन, जिसको दंतास्थि बोलते हैं हम लोग, ये डेंटिन हो गया। और सबसे पहले कुछ बेसिक बात है, ये रूट को जानना है। यहाँ से फोटो में यहाँ तक जो मांस में धंसा होता है उसको रूट बोलते हैं, और ये जो है ये उसका यहाँ से यहाँ तक रूट, और ये उसका क्राउन हो गया। ये हमारे दांत का बेसिक स्ट्रक्चर है। दांत 4 प्रकार के होते हैं: कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये चारों दांत के अलग अलग काम है। तो अब इसी दांत को हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, ये ऊपर का जो 3 दांत है ये प्रीमोलर है, और ये जो इस साइड का राइट साइड का है ये
कैनिन है, और ये नीचे वाला जो है मोलर, और ये है इंसीजर। तो इसको आप बारीकी से देख सकते हैं कि ये 4 प्रकार का दांत कौन कहाँ पाया जाता है। और हमने बताया था कि हम लोग के पास टोटल 32 टीथ्स है। तो ये 4 प्रकार के दांत हो गया। आप आसानी से देख सकते हैं कि मोलर और कैनिन ऊपर में, इंसीजर और मोलर जो है नीचे में पाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि एनिमल के बारे में, जो हमारे शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग है। ये दांत का जो मांस पे धंसा हुआ भाग होता है उसी का है। ये इसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एनिमल है। यही जो है, यही वाला जो पार्ट है यहाँ से, ये वाला पार्ट, ये हमारे शरीर का सर्वाधिक कठोर पार्ट है। इसको हम लोग एनिमल बोलते हैं, सॉरी एनामिल बोलते हैं। और ये हमारा टोटल दांत है। जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं और दांत को अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर पाते हैं तो वो दांत से चिपक कर दांत को कमज़ोर कर जाता है, क्योंकि इसमें उपस्थित शक्कर और कुछ बैक्टीरिया मिलकर रासायनिक क्रिया करके एक अम्ल बनाता है जो दांत को नर्म और कमज़ोर बनाता है। धीरे धीरे वहाँ छिद्र बन जाता है और दांत पूर्णतः खराब हो जाता है। तो इसी के बारे में बताया गया कि इससे दांत का क्षय होता है, दांत खराब हो जाते हैं। तो इसको भी एक हम लोग पिक से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे इनको दंत क्षय हो गया, इनका दांत खराब हो गया, क्योंकि ये निश्चित रूप से किसी न किसी मीठे पदार्थ का यूज करके दांत को अच्छी तरह से साफ़ नहीं कर रहे होंगे। तो इसीलिए बच्चों को सलाह दिया जाता है कि अधिक से अधिक टॉफ़ी न खिलाएं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारा जो मुख गुहा या मुख है उसमें 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। हमने बताया था कि लार ग्रंथियाँ से लार निकलती है, हमारे मुंह में आती हैं, जो भोजन को गीला बनाती है, जिसके सहायता से भोजन का मार्ग आसानी से नीचे की ओर जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं पैराटिड, सब मैंडुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये 3 प्रकार का लार ग्रंथि है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है फिर भी। और इसी लार ग्रंथि के द्वारा लार हमारे मुख गुहा में गिरते रहता है। तो इसको भी एक पिक से हम लोग देख लेते हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 1 जोड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये 3 जोड़ा लार ग्रंथि है। इसी के माध्यम से हमारे मुंह में जो है लार गिरते रहता है और मुंह कभी सूखता नहीं है। हमारे पाचन तंत्र का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है कि ये ग्रास नली और श्वास नली, हमको पता है कि हम भोजन और जो सांस है एक लगभग एक ही नली से लेते हैं, लेकिन ये दोनों नली अलग अलग होता है। ये ग्रास नली और श्वास नली दोनों का जो मिलन स्थल होता है वही क्या है, ग्रसनी है। ग्रसनी, श्वास नली और भोजन नली दोनों का मिलन स्थल। इसमें एक एपिग्लोटिस नाम की ग्रंथि पाई जाती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। जब भोजन सांस नली से गुजर रही होती है तो भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है, तो यही एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस कहाँ पे पाया जाता है, ग्रास नली और श्वास नली के बीच में। तो इसको हम लोग एक पिक से क्लियर करते हैं। जब आप इस पिक को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये टीथ हो गया, ये जो व्हाइट कलर का ये टीथ हो गया, और ये हो गया ओरल कैविटी जिसको हम लोग मुख गुहा कहते हैं। और ये जो पूरा संरचना देख रहे हैं थैलानुमा, ये मांस है, और ये एक प्रकार ये जीभ है हम लोग का, ये जीभ है जिसको टंग बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो एक तो इधर से आता है नली और एक नली ऊपर से जो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये वाला जो संरचना, ये वाला संरचना एपिग्लोटिस है। यही क्या करता है कि जब भोजन आता है तो भोजन को यहाँ से आने देता है, फिर जैसे भोजन चल जाता है तो फिर इसको ढक देता है, जिससे केवल हवा का आवागमन होता है। क्या होता है कि जब हम एक ही प्रकार से खाना खा रहे होते हैं और सांस लेने में दिक्कत होता है तो हम लोग को जब हवा का यहाँ पे आपूर्ति कम हो जाता है तो मनुष्य को हिचकी उठती है। तो यही बात है यहाँ पे एपिग्लोटिस का, यही काम है। एपिग्लोटिस को हम एक और पिक्चर से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जब आप मुंह खोलेंगे तो आपको ये ऊपर वाली संरचना दिखाई देगा, ये एपिग्लोटिस नहीं है। अब नीचे में जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक संरचना दिखाई पड़ेगा, यही क्या है, एपिग्लोटिक्स है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। हम लोग का जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ग्रास नली है। ग्रास नली मुख गुहा से सना हुआ लार भोजन ग्रसनी में आता है, और ग्रसनी से ग्रास नली में भोजन जाता है, जहाँ भोजन का क्रमांकुचन गति के द्वारा धीरे धीरे भोजन नीचे की ओर आ जाता है। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। यहाँ से भोजन सीधे कहाँ पहुँचता है, आमाशय में। मतलब ये जो ग्रास नली है, ग्रास नली में जो लार के साथ
जब भोजन मिल जाता है तो धीरे 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 वो क्रमांकुचन गति के शीतलन और विरलन गति के द्वारा धीरे धीरे नीचे आ जाता है और भोजन ग्रास नली के बाद सीधे आमाशय में जा पहुंचता है। और जब आप यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये हम लोग का जो है ग्रसनी हो गया और यहाँ से ये हम लोग का ग्रास नली है, ग्रास नली है। और ये भोजन है ये जो धीरे धीरे क्रमांकुचन गति के कारण ये जो यहाँ पे सटा हुआ क्रमांकुचन गति और धीरे धीरे, और ये जो संरचना है ये क्या है, आमाशय है, और ये टोटल का टोटल ग्रास नली है। तो ग्रास नली से सीधे भोजन कहाँ पहुँचता है, तो ये आमाशय में पहुँचता है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि क्रमांकुचन गति के द्वारा धीरे धीरे भोजन लास्ट में कहाँ पहुँचता है, ग्रास नली से आमाशय में पहुँचता है। ग्रास नली को आप एक और साधारण से पिक्चर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये आपका मुख गुहा हो गया। मुख गुहा से ये जो पाइप टाइप की संरचना है ये सीधे जोड़ता है, ये आमाशय है, आमाशय को ही पेट बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं। इससे जोड़ता है कौन, ग्रास नली। और ग्रास नली से सीधे भोजन कहाँ पहुँचता है, तो आमाशय में। अब हमारा अगला भाग है आमाशय। आमाशय के अग्रभाग को कार्डिक, पश्च भाग को पाइलोरिक और बीच वाले भाग को पुंडिक कहा जाता है। इसके भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजोन होता है। आमाशय में भोजन के प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। याद रखेंगे कि आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। यहाँ से पाइलोरिक ग्रंथि यहाँ जो पाइलोरिक वाला भाग है, पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जबकि ऑक्सीटिंग ग्रंथि से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजोन एंजाइम को पेप्सिन में, और पेप्सिन को प्रोटीन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन के साथ आए जीवाणु को मार गिराता है। यहाँ से एक एंजाइम और निकलता है रेनिन, जो दूध को पचाने में सहायक होता है। बच्चों में रेनिन अधिक पाया जाता है, जिसके कारण बच्चे अधिक दूध पीने के बाद भी बच्चे का पेट खराब नहीं होता है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वह ज़्यादा दूध का पाचन नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चे में रेनिन नाम का प्रोटीन अधिक पाया जाता है। म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथि को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन से अलग करता है। कौन, म्यूकस जो है आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथि, ये दोनों के बीच में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक और पेप्सिन को अलग करता है। लगभग 3 लीटर जठर रस रोज हमारे शरीर में उत्पादन होता है। अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन से म्यूकस कमज़ोर हो जाता है, जिससे अल्सर नाम का घाव होने लगता है। जब कोई व्यक्ति अधिक उपवास और लंबे टाइम तक भूखे रखते हैं तो उस व्यक्ति को अत्यधिक अल्सर होने की संभावना होती है। आमाशय में प्रोटीन और वसा का पाचन प्रारंभ होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। ध्यान रखना है इस बात को। यहाँ पे गैस्ट्रिक लैपेज तथा वसा जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। आमाशय में भोजन गाढ़ी लई की तरह हो जाता है, जो पाइलोरिक छिद्र से छोटी आंत में पहुँचता है। यहीं पे जो है आमाशय में भोजन गाढ़े लई की तरह हो जाती है, जो पाइलोरिक छिद्र, अभी हमने बताया था कि छोटी आंत का एक भाग पाइलोरी ग्रंथि भी होता है, जो उसी के थ्रू छोटी छिद्र से छोटी आंत में पहुँचता है। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो है, ये जो पिछला वाला होगा यही है पाइलोरिक ग्रंथि। यहीं से भोजन जो है छोटी आंत में, ये जो रेड कलर का है, ये जो रेड कलर का ये छोटी आंत है, ये वाला जो भाग जितने आप देख रहे हैं ये छोटी आंत का, और यहाँ से ये वाला जो ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत में यहाँ से जाके मिल जाता है। यहाँ पे इस पिक्चर में आप क्लियरली देख रहे होंगे, ये आपका क्या हो गया, आमाशय, ये आमाशय हो गया। और आमाशय से ही यहाँ से पाइलोरिक ग्रंथि से किससे जुट गया है, छोटी आंत से। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन होने के बाद जल के अवशोषण के लिए बड़ी आंत में जाता है, और फिर इस प्रकार से मलाशय द्वारा रेक्टम, मलाशय को ही रेक्टम करते हैं, अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तो आगे भी देखेंगे हम लोग। और ये हो गया मुख गुहा। तो इस पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। अब भोजन छोटी आंत में आ चुका है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है।
यह 6 मीटर लंबा बेलनाकार आकृति होता है जिसमें पूर्ण पाचन होता है। विभिन्न अलग अलग जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। लंबाई का प्रकार भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है, मतलब किसी जीव में छोटी आंत कितनी लंबी होगी इसका किस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का जीव है। मतलब सर्वाधिक लंबाई किस में होगा, सर्वाहारी में, उसके बाद शाकाहारी में, और सबसे छोटा किस में होगा, मांसाहारी में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबा छोटी आंत किसका, तो सर्वाहारी का। सर्वाहारी कौन हो गया, जो सब कुछ खाता है, मांस और शाक दोनों चीज़, उसको क्या बोलेंगे, सर्वाहारी। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत का पहला भाग जेजुनम है, यह पाइलोरिक ग्रंथि के बाद का भाग है। यहाँ अब हम फिर से यहाँ पे देखने वाले हैं, ये जो है ये आमाशय का एक भाग है पाइलोरिक, ये इसके बाद वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये वाला भाग जो है डेडुनम है। ये पाइलोरिक के ठीक बाद वाला भाग डेडुनम। अभी बताए थे कि छोटी आंत का 3 भाग है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो ये छोटी आंत का सबसे पहला वाला भाग कौन हो गया, डेडुनम, जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट कहलाता है। अब नेक्स्ट क्या है, जेजुनम को मध्य भाग और इलियम छोटी आंत। छोटी आंत का अधिकांश भाग किसमें है, इलियम यहाँ पे छोटा ही पाया जाता है, शायद यहाँ से यहाँ तक, और ये जो मैक्सिमम कितना भाग है, मैक्सिमम भाग यहाँ पे इलियम हो गया। इलियम छोटी आंत का अधिकांश भाग है। यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है तथा बचे हुए भोजन का अवशोषण भी कहाँ पे होता है, इलियम में ही होता है। और छोटी आंत का अधिकांश भाग क्या होता है, इलियम ही होता है। अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा अच्छा से देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, अमाशय है, और यहाँ पे जो ये जुटा हुआ भाग है ये डेडुनम है, और ये जो ये अब बैगन के कलर का दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, जेजुनम, और ये जो लास्ट वाला इलियम। तो वैसे भी आप क्षेत्रफल में भी देख रहे होंगे कि ये बड़ा है, तो सबसे अधिकांश भाग कौन सा हो गया, इलियम, फिर जेजुनम और ये डेडुनम। खैर ये दिखाने के लिए था। नेक्स्ट हम लोग के शरीर का जो आता है यकृत, यह मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, और इसका लगभग वजन 1.5 kg होता है। इससे पित्त का स्राव होता है, पित्त क्षारीय होता है जो भोजन को क्षारीय बनाता है, और वसा का पैसीकरण अर्थात वसा को तोड़ता है। और ये हम लोग का हो गया, ये हम लोग का है दिल का यकृत का दरवाजा। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये अभी हमने बात किया था, ये अमाशय है, और ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, यकृत है। इस पिक्चर में नहीं तो इस पिक्चर में निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, जब हम यहाँ पे आएंगे तो ये आपका हो गया ग्रास नली। ग्रास नली के बाद ये अमाशय, और अमाशय के जो जस्ट बाद में ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे पड़ रहा है, ये क्या है, ये आपका यकृत है। यकृत को ही लीवर बोलते हैं। तो यहाँ से वसा का पैसीकरण होता है, तो इसके बारे में विस्तृत विवरण हम लोग देखने वाले हैं। यकृत में ग्लूकोज का संग्रह होता है, और ग्लूकोज का नियंत्रण भी यही होता है। यहीं पे आरबीसी का मौत होता है, मतलब जितने भी हमारा लाल रक्तकण है यहीं पे उसका मौत होता है, और प्रोटीन संश्लेषण भी यहीं पे होता है। रक्त का चाप नियंत्रण भी यही होता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में आगे देखने वाले हैं। और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय का सबसे पहले हम लोग पिक्चर देखने वाले हैं। जब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल गया कि ये अमाशय हो गया और ये यकृत होगा, और ये जो एक पत्ते की टाइप का दिखाई दे रहा होगा, कटहल के पत्ते के टाइप का, ये क्या है, यही है हम लोग का अग्नाशय। ठीक है, ये कौन सा है, ये है हम लोग का अग्नाशय, जो कहाँ पे, बड़ी आंत, और यहाँ पे ये क्या है, अमाशय के बीच में जो पत्ते के आकार की आकृति है ये क्या है, ये है अग्नाशय। अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की, वही बात है पीला था ही, पीले रंग की ग्रंथि क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लैपेज नाम का एंजाइम निकलता है जो एक न्यूक्लियस एंजाइम है। छोटी आंत की दीवार पर आंत ग्रंथि पाई जाती है जिससे आंतरस निकलता है। आंतरस एक क्षारीय द्रव होता है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है बड़ी आंत, और ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है। इसके 2 भाग होते हैं, पहला कोलन और दूसरा मलाशय। इसी को ही रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम को ही मलद्वार भी बोला जाता है। यहाँ पर जल का अवशोषण होता है, और यहीं पे यदि जल का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाया, आपके भोजन में जल का कमी है, तो यहीं से कब्जियत हो जाता है। छोटी आंत बड़ी आंत को के जोड़ को क्या बोलते हैं, सीकम। जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत ज्वाइंट है उसको क्या बोलेंगे, सीकम। और सीकम के ही जस्ट बगल में क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स। तो चलिए इस चीज़ को हम
यहाँ पे पिक्चर में देख लेते हैं। जब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेड कलर का भाग है, ये रेड कलर का टोटल भाग क्या है, छोटी आंत, और ये छोटी आंत हो गया, और ये जो ग्रीन कलर का ये है बड़ी आंत। तो छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे मिलता है, ये कौन सा जगह हो गया, ये सीकम हो गया। और सीकम के जस्ट बगल में जो बढ़ा हुआ भाग देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो बढ़ा हुआ भाग है, इस बढ़ा हुआ भाग को अपेंडिक्स बोलता है। जब इसी की लंबाई में थोड़ा सा वृद्धि हो जाता है तो आदमी को राइट साइड में थोड़ा सा दर्द करने लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे सीकम और छोटी आंत को समझ गए होंगे। कोलोन का निचला भाग मलाशय में खुलता है और अपच भोजन इलियम के बाद कोलोन फिर रेक्टम में जाता है। कोलोन का निचला भाग कहाँ पे, कोलोन का निचला भाग मलाशय में और फिर लास्ट में किस में, रेक्टम में चल जाता है। तो वही बात बता रहा है इसमें। तो उस पिक्चर को बार बार देखेंगे, इस वाले पिक्चर को, और वीडियो को ज़रूर देखेंगे और नोट्स निश्चित रूप से बनाएंगे। सब कुछ हम लोग को पता आ जाएगा। हम लोग ये सारी बातें किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन ये पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए ओके, ये इस प्रकार से आपका ये पहला लेक्चर ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं बहुत ही जल्द। धन्यवाद।